क्लास 10th विषय रसायन विज्ञान पार्ट 1 टू ओवरऑल टॉपिक। तो आज हम क्लास 10th के रसायन विज्ञान के पार्ट 1 के बारे में बताएंगे, जिसमें से ओवरऑल टॉपिक भी रहेगा सारे टॉपिकों में से, जो कि बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। तो रसायन विज्ञान जानने से पहले इसकी परिभाषा जानते हैं, मैंने पाठ पढ़ने से पहले इसकी परिभाषा को जानते हैं कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्म, संगठन, संरचना आदि बनाने की विधि रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्म, संगठन, संरचना तथा बनाने की विधि को ही हम रसायन विज्ञान कहते हैं। दूसरा बता दें कि इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया हम उसे कहते हैं कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद से बता दें कि अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक किसे कहते हैं? तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया और अभिकारक के परिभाषा में अंतर उतना नहीं है, बस थोड़े से अंतर है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बना रहा है, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और अभिकारक में हम उतने पे रुक जाएंगे, कितने पे? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करता है, उसे ही अभिकारक कहते हैं। यानी अभी इसमें नया उत्पाद नहीं बनाएगा और इसमें बनाता है। तो बस यही अंतर है। चौथा, उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पाद तो जब अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं, उसे ही उत्पाद कहते हैं। क्या सिंपल सी परिभाषा कि जब अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं, उसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक। अब पांचवा चीज है, संकेत किसे कहते हैं? तो किसी तत्व को प्रदर्शित करने के लिए उसके नाम के एक या दो अक्षर शुरुआत या अंत के लिए जाते हैं, उसे संकेत कहते हैं। किसी चीज को या किसी तत्व को प्रदर्शित करने के लिए उसके नाम के आगे के या पीछे के दो अक्षर लिए जाते हैं, उसे संकेत कहते हैं। छठा चीज है सूत्र। सूत्र किसे कहते हैं? तो प्रतीकों का वह समूह जिससे किसी रासायनिक यौगिक के संगठन को विघटित किया जाता है, उसे सूत्र कहते हैं। प्रतीकों का वह समूह जिससे किसी रासायनिक यौगिक के संगठन को विघटित किया जाता है, वह सूत्र कहलाता है। ये था अभी इस पाठ का बेसिकली टॉपिक, जिसके बारे में जानना जरूरी था। यह बिना जाने पाठ शुरू नहीं होता है। उसके बाद से पहला टॉपिक इसमें है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया। तो योगात्मक अभिक्रिया की परिभाषा हम बता दें कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं, जो सर्वथा मूल रूप से भिन्न होते हैं, उसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं, जो सर्वथा मूल रूप से भिन्न होते हैं, उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद से विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो बता दें कि इसमें होता क्या है कि जब अधिक क्रियाशील तत्व और कम क्रियाशील तत्व आपस में क्रिया करके
अपने क्या होता है स्थान को बदल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन अदला बदली कर लेते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व आपस में क्रिया करते हैं तो क्या होता है, दोनों अपने स्थान को अदला बदली कर लेते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वियोजन अभिक्रिया में होता क्या है, इसमें विशेष कार्य जैसे ताप, दाब और सांद्रता, वियोजन अभिक्रिया में जिसमें से क्या होता है कि विशेष कार्य ताप, दाब, सांद्रता देने पर दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन का मतलब होता ही है टूटना, यानी जब कोई विशेष कार्य ताप, दाब, सांद्रता देने पर वो दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाए, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद से आता है ताप वियोजन अभिक्रिया। ताप वियोजन अभिक्रिया। ताप वियोजन अभिक्रिया में सेम वही स्थिति है, ताप का यह मूल सिद्धांत पे कार्य करेगा। यानी जिस अभिक्रिया को ताप देने पर दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, उसे ताप वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, तथा इसको ठंडा करने पर मूल अपनी स्थिति में आ जाता है, उसे ही हम ताप वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। माने जिस अभिक्रिया को ताप देने पर दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाए, उसे ताप वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, तथा इसको ठंडा करने पर मूलतः अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। पांचवा आयनिक वियोजन अभिक्रिया। आयनिक वियोजन अभिक्रिया, यानी इसे जल में घोलने पर अपने क्या करता है, आयनों में वियोजित हो जाता है, उसे आयनिक वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और क्या जल से हटाने पर मूलतः अपनी स्थिति में आ जाता है, उसे आयनिक वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो योगात्मक हो गया विस्थापन, वियोजन, ताप और आयनिक। और छठा चीज है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि जब कोई अभिक्रिया को ऊष्मा की जरूरत नहीं होती है, माने पूरा अभिक्रिया करके ऊष्मा को बाहर निकालता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिस अभिक्रिया में ऊष्मा की जरूरत नहीं होती है, उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ठीक इसका उल्टा एक अभिक्रिया होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इसमें क्या हो रहा था कि ऊष्मा को आवश्यकता नहीं थी और इसमें शोषी यानी शोषण पाएगा। यानी ऊष्मा शोषी का मतलब कि अभिक्रिया को इसमें ऊष्मा की आवश्यकता है, जिसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद से आ गया कि प्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया। तो प्रकाशीय अभिक्रिया में होता क्या है कि जब सूर्य की प्रकाश रहेगी तब वह अपने भागों में विभाजित होगा, तथा जब मौसम ठंडा रहेगा तो वह अपनी मूलतः स्थिति में रहेगा। प्रकाश अभिक्रिया में होगा कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही वह अपने भागों में विभाजित होगा। उसके उपरांत यह ठंडा माने ठंडे मौसम में यह अपने मूलतः स्थिति में आएगा। 8 टॉपिक हो गया। उसके बाद से 9वां है ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। 9वां है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें ऑक्सीकरण में होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग होता है और ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। इसमें ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि अपचयन अभिक्रिया में होता है कि इसमें
ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या होता है, ठीक उल्टा होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और अपचयन में अपचयन की अवस्था होती है, पर इसमें ऑक्सीडेशन माने ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो ये 10 चीज हुआ। उसके बाद से 11वां बता दे, संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं, तो जब कोई लोहे की वस्तु नम आयु के संपर्क में आता है, जब कोई लोहे की वस्तु या धातु की सतह इस वायु के संपर्क में आता है तो उसका सतह धीरे धीरे बिगड़ने लगता है या खराब होने लगता है, उसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं कि जब कोई लोहे की चीज या धातु की सतह वायु के नमी संपर्क में आता है तो वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, भंगुर होने लगता है, उसे संक्षारण कहते हैं। अब बता दिया जाए कि संक्षारण को रोकने के उपाय क्या है। तो संक्षारण के रोकने के उपाय है धातु की सतह पर पेंट लगाकर, धातु की सतह पर ग्रीस लगाकर और एक से परत दूसरे परत पर चढ़ाकर। संक्षारण के 3 कार्य, धातु की सतह पर पेंट लगाकर, धातु की सतह पर ग्रीस लगाकर और एक पे परत दूसरी परत चढ़ाकर, इस तीनों उपाय के कारण हम संक्षारण को रोक सकते हैं। तो अम्ल एवं क्षार के बारे में बताते हैं। अम्ल एवं क्षार के बारे में बताते हैं। तो अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं, और जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं उसे भी हम अम्ल कहते हैं। और आधुनिक परिभाषा जो हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे भी हम अम्ल कहते हैं। और किसके अनुसार, ब्रांस एंड लोरी के अनुसार जो प्रोटॉन युग्म को त्यागता है उसे भी अम्ल कहते हैं। एवन लुईस के अनुसार जो हम इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं उसे भी अम्ल कहते हैं। कितना परिभाषा हो गया, 2 2 4 5 परिभाषा हो गया अम्ल को। क्या हो गया, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं, जो नीले लिटमस को लाल कर देता है उसे भी हम अम्ल कहते हैं। आधुनिक परिभाषा जो हाइड्रोजन आयन देते हैं यानी OH+ देते हैं उसे भी अम्ल कहते हैं। ब्रांस एंड लोरी के अनुसार जो प्रोटॉन युग्म का त्याग करते हैं उसे भी अम्ल कहते हैं। और जो एवन लुई के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं उसे भी हम अम्ल कहते हैं। क्षार की उसी तरह परिभाषा, जो स्वाद में कड़वे होते हैं उसे क्षार कहते हैं, जो लाल लिटमस को नीला करता है उसे भी क्षार कहते हैं, जो हाइड्रोक्सी आयन OH का माइनस देता है उसे क्षार कहते हैं। ब्रांस एंड लोरी के अनुसार जो प्रोटॉन युग्म को ग्रहण करते हैं उसे भी क्षार कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं एवन लुई के अनुसार उसे भी क्षार कहते हैं। यानी इसके ठीक विपरीत, जो स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं, जो लाल को नीले करते हैं, जो OH- देते हैं तथा जो प्रोटॉन युग्म को ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं। उसके बाद से आता है पीएच स्केल। पीएच स्केल की खोज 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने की थी। 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने की थी। पीएच शब्द पोटेंज यानी जर्मन शब्द है पोटेंज। पीएच का पोटेंज शब्द का पावर एक्वायर्ड ऑफ सिटी मतलब होता है, पावर एक्वायर्ड ऑफ सिटी होता है। पीएच स्केल की खोज 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने की थी। यह जर्मन का पोटेंज शब्द से लिया गया और इसका मतलब होता है पावर एक्वायर्ड ऑफ सिटी, यानी किसी भी विलयन की अम्लता, उदासीनता, क्षारीयता मापने के लिए ही पीएच स्केल का प्रयोग होता है। किसी विलयन की अम्लता, क्षारीयता और उदासीनता मापने के लिए ही पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। अब बता दें log m के पावर n कितना होता है। log m के पावर n का सूत्र क्या होता है, इसमें बहुत प्रयोग होता है। इसी पे सवाल आता है कि किसी विलयन की अम्लता, चाहे क्षारीयता, चाहे उदासीनता मापिए तो log m के पावर n का क्या होगा, n log m, n log m। फिर बता दें कि log 10 के पावर का सूत्र क्या होता है, तो log 10 के पावर क्या होता है, log 10 के पावर बराबर 1। ये दो सूत्र इस पे काम करते हैं। log m के पावर n का n log m, log 10 का सूत्र क्या होता है, log 10 बराबर 1। तो ये हो गया आपका क्या, अम्ल, क्षार और पीएच स्केल। उसके बाद से है कि ये उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं।
उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब अम्ल एवं क्षार आपस में क्रिया करके जल एवं लवण का निर्माण करते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल एवं क्षार आपस में क्रिया करके जल एवं लवण का निर्माण करते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद से लवण किसे कहते हैं? तो जब अम्ल एवं क्षार आपस में क्रिया करके जल के अतिरिक्त जो ठोस पदार्थ बनाते हैं उसे लवण कहते हैं। जब अम्ल एवं क्षार आपस में क्रिया करके जल के अतिरिक्त जो ठोस पदार्थ बनाते हैं उसे हम लवण कहते हैं। लवण के कितने प्रकार होते हैं? तो लवण के 6 प्रकार होते हैं। सामान्य लवण, द्विक लवण, जटिल लवण, मिश्रित लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण। सामान्य लवण में जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी दोनों देते हैं। अम्ल लवण जो हाइड्रोजन आयन देते हैं और क्षारीय लवण जो हाइड्रोक्सी आयन देते हैं। मिश्रित लवण जो मिलकर बने होते हैं। जटिल लवण जो समांगी विषमांगी से मिलकर बने होते हैं। और सामान्य और द्विक लवण में द्विक लवण किसे कहते हैं? जो उनकी यौगिकों से प्राप्त होता है उसे हम द्विक लवण कहते हैं। उसके बाद से धातु और अधातु। तो धातु और अधातु भी कभी कभी पूछता है तो बता दें सिंपल सी परिभाषा कि जो पीटने पर आवाज निकलता है उसे धातु कहते हैं, जिसको पीटने पर आवाज नहीं निकलता है उसे अधातु कहते हैं। जो और एक इसका लिखने का परिभाषा है, जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है उसे धातु कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है उसे अधातु कहते हैं। उसके बाद आता है अधात्री मैट्रिक्स या गैंग्स। अधात्री मैट्रिक या गैंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बता दें कि प्रायः जो खनिज में बालू के कण, मिट्टी के कण पाए जाते हैं उसे अधात्री मैट्रिक या गैंग्स कहते हैं। जिसमें प्रायः खनिज में मिट्टी के कण, बालू के कण पाए जाते हैं उसे अधात्री मैट्रिक्स या गैंग्स कहते हैं। उसके बाद से बता दें अयस्क का पीसना। अयस्क का पीसना, तो अयस्क का पीसना में बता दें कि प्रायः खनिजों को बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं उन्हें हथौड़ों से पीट कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर दलित या करासर में डालकर जिसका चूर्ण बनाया जाता है उसे अयस्क का पीसना कहते हैं। अयस्क के पीसने में खनिजों के बड़े बड़े टुकड़ों को हथौड़ों से पीट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना, उसे दलित या करासर में डालकर चूर्ण बनाना ही अयस्क का पीसना कहलाता है। निस्तापन, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में कम गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करके उसमें से अशुद्धियां SO2 CO2 निकलता है उसे निस्तापन कहते हैं। सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में कम गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करके उसमें से SO2 CO2 बाहर निकालना ही निस्तापन कहलाता है। वर्जन या जारण, वर्जन या जारण, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में एक या एक से अधिक पदार्थ को गर्म किया जाता है उसे वर्जन या जारण कहते हैं। सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में एक या एक से अधिक पदार्थ को गर्म किया जाता है उसे वर्जन या जारण कहते हैं। लास्ट टॉपिक है वर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। वर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत